हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सिद्धार्थ कांत प्रधान और मैं आप लोगों को आज साइंस पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि आपके यूपी टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर ये यूपी टेट के लिए ही करवाया जा रहा है आपको, जिससे कि आपकी साइंस की प्रैक्टिस हो सके। यूपी टेट के भी जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए। बाकी मैं अभी और भी मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर करवाऊँगा आप लोगों को सॉल्व। तो मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है एट द सेम टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ मैक्सिमम। तो ये पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर पर जो है स्पीड साउंड की मैक्सिमम किस में होगी, कौन सी गैस में होगी। तो हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको कि समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, कौन सी जो है गैस में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होगी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है हमसे। तो आप पढ़िए, देखिए इसे एक बार खुद से लगाइए ऑप्शन का आंसर। अपना आंसर फिर बाद में चेक करना एंड में कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सेम इन ऑल गैसेस, क्योंकि देखिए गैसियस मीडियम में ही हैं सारी गैसेस ये, क्योंकि ये सारी गैसेस ही हैं। ठीक है, गैसियस मीडियम में सबकी इक्वल ही रहेगी जितनी भी गैसेस हों चाहे वो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये पूछ रहा है आपसे सोप क्या होता है। सोप है साबुन, क्या है साबुन है। साबुन क्या है, सॉल्ट ऑफ लोअर फैटी एसिड और एल्कली मेटल्स, या मतलब निम्न श्रेणी का बसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण, या फिर डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट है ये, या फिर ये सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स हैं ये, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कलाइन धातुओं के लवण हैं ये, या फिर ये सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड विद एल्कली मेटल्स हैं, या उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। तो क्या है ये, आप लोग पहले खुद अपना जो है आंसर लगाइए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड विद एल्कली मेटल्स। ये जो होते हैं हायर फैटी एसिड के सॉल्ट्स होते हैं और एल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स होते हैं ये साबुन जो होते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ अ पर्सन आरबीसी कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन्स देन विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द सीरम। तो यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, इफ अ पर्सन आरबीसी कंटेन बोथ ए एंड बी एंटीजन्स देन विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द सीरम। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विच कौन सी एंटीबॉडी सीरम में पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यदि यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी दोनों एंटीजन हों तो उसमें सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी। ठीक, अगर आप लोगों को पता है तो अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो होते हैं आपके, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ। देखिए क्या होता है कि जो ए होते हैं बी होते हैं, ठीक है, ए बी और आपका ए बी ब्लड ग्रुप होता है और एक होता है ओ। ये चार ब्लड ग्रुप होते हैं मेनली। तो इसमें एंटीजन जो होते हैं, तो ए में ए एंटीजन पाया जाता है, ठीक है, बी में बी एंटीजन पाया जाता है, और ए बी में ए बी एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, ए या बी एंटीजन पाया जाता है और ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीबॉडी की अगर बात कर लूँ तो ए में बी एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, ए में बी एंटीबॉडीज़ होते हैं, बी में ए एंटीबॉडीज़ होते हैं, और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ में ए बी ए होगा या फिर बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है, तो ये आप अपने कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी एग्ज़ाम के लिए। तो कहीं भी नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चनों को क्या मतलब जो मैंने पॉइंट बताया इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा कि ए बी, जो यहाँ पूछ रहा है कि जो पर्सन है जिसके अंदर दोनों ए बी दोनों हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा। तो ए बी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी होगा, तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने अभी बताया आपको ए बी में
कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी वाला पॉइंट, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, एक बात और इसमें नोट कर लीजिएगा कि ए बी जो है वो कहलाएगा आपका एक्सेप्टर, ठीक है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ये जो होता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ये होता है यूनिवर्सल डोनर। वो जो होता है वो होता है आपका यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, और ए बी वाला जो है किसी से भी ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो ये देखिए एंटीजन, और यहाँ पर अगर हम एंटीबॉडीज़ की अगर बात करें तो यहाँ से इसका क्या मतलब क्या होता है, आप लोग अगर नहीं बताया तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो एंटीजन्स होते हैं, ये जो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके ऊपर जो प्रोटीन लगा होता है उसी को हम लोग ये बोलते हैं एंटीजन्स, ठीक है। और दूसरा, ये जो एंटीबॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी, अगर हम आपकी बॉडी में ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, आपकी बॉडी का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। बी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, तभी तो हम देखते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए को ही दे सकता है, बी वाला बी को ही दे सकता है ना। और जो है ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, आगे मतलब दोनों के निगेटिव हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या है, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ए बी का एंटीबॉडी बनाता है, बी ए का एंटीबॉडी बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, 1 ग्राम ऑफ H2 और 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम ऑफ मीथेन और 1 ग्राम ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब 1 1 ग्राम है। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स पता करने के लिए आपको देखिए, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10 की पावर, सॉरी 6 × 10 की पावर कह रहा हूँ मैं, 6.022, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये होता है 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही। अब आपको इससे इनके जिससे मोल से मल्टीप्लाई करना होगा, मोल से। मोल क्या होता है, W/M, W मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब आप सबका गिवन मास तो सबका सेम ही है, 1 है। अब जिसका भी यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा, जब तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर H2 का कितना होगा, 2 होगा, ऐसे ही N2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, 1/28 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सबका आप निकाल लेंगे, तो जिसका सबसे कम होगा उसी के ही सबसे ज़्यादा एन की वैल्यू आएगी। एन की वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होगी, एन की वैल्यू हाईएस्ट किसके लिए होगी, तो एन की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ मोल सबसे ज़्यादा किस में होंगे, H2 में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। H2 में सबसे ज़्यादा होंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ H2 ही में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पेट्रोलियम क्या एक कंपाउंड है, यौगिक, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये क्या कहते हैं, सो यौगिक कहते हैं। पेट्रोलियम क्या एक यौगिक है, क्या कैरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं वो क्या यौगिक है, या दूध क्या यौगिक है, या फिर ग्लूकोज एक यौगिक है। तो इनमें से कौन सा यौगिक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज जो होता है वो एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, ठीक है, प्योर कंपाउंड है, ये प्योर कंपाउंड है, ठीक है, प्योर कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये मिक्सचर हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्या मिनिमम, तो कहेंगे नहीं। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं। तो 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन, या केल्विन या फिर सेल्सियस, इस दोनों में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिनिमम होता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सेंटीग्रेड को, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं तो हमें प्लस करना पड़ता है 273। तो आप देखोगे यहाँ पर कि मैंने अगर -273 जो है, इसमें मैं 273 ऐड करूँगा तब जाके कहीं 0 आएगा, ठीक है। तो यही टेम्परेचर आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर कहलाएगा। चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्रोड्यूसर गैसेस। तो प्रोड्यूसर गैसेस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या कहलाएगा, ये जो होते हैं आपके प्रोड्यूसर गैस होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस कहलाती है, प्रोड्यूसर गैस कहलाती है ये, ठीक है। और जो आपकी ये जो होती है CO और H2, ये वाली क्या कहलाती है आपकी वाटर गैस कहलाती है, क्या कहलाती है, वाटर गैस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वाटर गैस हो गई, ये प्रोड्यूसर गैस हो गई। अब इसके पीछे एक काफ़ी लंबी एक स्टोरी है जिसमें जो है पहले जब ये शुरुआत, जब इंडस्ट्रियल जो है दौर की शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पर जब फैक्ट्रीज़ में जैसे कि मॉल्टन लावा वगैरह जैसे जो होता है, ठीक है, उसको जब ये आप देखेंगे कि आयरन वगैरह के जब ये बनाए जाते हैं ना रॉड्स वगैरह, तो उस फैक्ट्रीज़ में जब पानी वगैरह उस पर डाला जाता है तो ये वाली गैसें रिलीज़ होती हैं उसमें, जब वो पानी पानी कांटेक्ट में आती है, तो इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर गैस नाम दे दिया गया था, ठीक है। तो इसी से इनका नाम ये पड़ा है प्रोड्यूसर गैस, उसका नाम पड़ गया वाटर गैस। चलते हैं अब हम लोग आगे। तो ये कोकोनट फाइबर्स आर फाउंड इन, कोकोनट फाइबर कहाँ पाया जाता है, क्या वो बहा फल भीति में पाया जाता है जैसे एपिकार्प बोलते हैं, क्या उसमें पाया जाता है, अंतः या फिर अंतः फल भीति में पाया जाता है, एंडोकार्प में, या मीजोकार्प में, मध्य फल भीति में, या फिर सीड कोड में। तो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बहा फल भित्ति में, ठीक है, इसे कहते हैं एपिकार्प। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा वो बताना है आपको। तो देखिए जितने भी आपके ये दे रखे हैं, ये आपको इसमें से आपका HNO3 जो होता है वो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, H+ और NO3, ठीक है, H+ और NO3- में ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। बाकी सारे जितने भी हैं, ये जो हो गया आपका कार्बोनिक एसिड हो गया, ये हो गया एसिटिक एसिड हो गया जिसे हम कहते हैं विनीगर, ठीक है, ये विनीगर हो गया ये वाला, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे इनके नाम भी विनीगर है, ये विनीगर, विनीगर है ये, ठीक है, विनीगर, VINEGAR विनीगर है हो गया। ये कार्बोनिक एसिड हो गया जो कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में देखते हैं, कार्बोनिक एसिड, ठीक। और HCN का ये हो गया आपका, ठीक है, हाइड्रोजन साइनो एसिड इसका नाम होता है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्लड सर्कुलेशन दैट स्टार्ट फ्रॉम सेल एंड एंड्स इन द सेल इज कॉल्ड। तो आगे पूछ रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन जो स्टार्ट होता है सेल से और एंड होता है सेल पर ही जाकर, तो इसे क्या कहा जाता है, या रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होगा कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग। तो आपको ये बताना है यहाँ पर, तो इसे क्या कहा जाता है, तो आप बताइए इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, देखिए ना कि ये रीनल है, रीनल भी नहीं है, ना लिम्फेटिक है, ना हेपेटिक है, तो ये क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पोर्टल सर्कुलेशन कहलाता है। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर पे कह रहा है वेट कितना हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा, तो 0 होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 0.5 मीटर है, और एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, एंड कंबाइंड द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो देखिए आपको पता होगा पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। अब इनकी पावर को हमें जोड़ना है, ठीक, इनकी पावर को हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हट गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये वाला जो है, ये वाला जो है आपका बी ऑप्शन है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने आगे, देखिए सॉल्व करता हूँ मैं। तो पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/f होता है, और जो 1/f इसी में हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/0.5, की फोकल लेंथ इसकी दे रखी है, ये इसकी हो जाएगी 1/, इसकी 1 दे रखी है तो इसका 1 कर दीजिए। तो 1/5 का मतलब हो गया पॉइंट हटाया 0 बढ़ा ऊपर 10 आ जाएगा, तो 5 टू जा तो 2 ऊपर 2 - 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डायोप्टर, ठीक है, 1 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक, 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो जहाँ आपका 1 डायोप्टर देगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 डायोप्टर। और बाकी मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं, जैसे देखिए कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो
कौन से उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन सी बीमारी में यूज़ किया जाता है, और कॉनकेव जो होता है वो कौन से केस में यूज़ किया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए, दो तरीके की ये मेन डिसीज़ होती हैं, जिसे हम कहते हैं मायोपिया, मायोपिया, ठीक है, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रो मेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो दो होते हैं। तो मैंने इसमें एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए कि देखिए, यहाँ पर आप लोग देखेंगे मायो, मायो केव, मायो केव, ठीक है, मायो केव और हाइपर वैक्स, हाइपर वैक्स, ठीक है। तो यहाँ से केव से आप रखेंगे याद कॉनकेव, मायोपिया में आएगा कॉनकेव वैक्स, वो सॉरी कॉनकेव लेंस, और हाइपर माइट्रोपिया में यूज़ करेंगे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया में यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे, ऐसा आपको कोई नहीं बता कर पढ़ाएगा इस तरीके से। तो अगर लाइक कर मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो, ठीक है। मैं साथ साथ जो भी ट्रिक होगी उसमें बताता भी चलूँगा आप लोगों को इस तरीके से कैसे याद करके रखना है, ठीक है। याद रखना आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा, मायो केव और हाइपर वैक्स करके, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो इनमें से कौन सा जो है पानी में नहीं घुलता है। तो दूध नहीं घुलता है पानी में, या हनी शहद नहीं घुलता है, अल्कोहल नहीं घुलता है, या ऑयल नहीं घुलता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑयल इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय, फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं ये पूछ रहा है। तो हम लोग क्या ऑयल लगा के फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ऑयल लगा के तो और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। हमें तो इंक्रीज करना है ना फ्रिक्शन। तो मॉइस्चर ऑन सरफेस के, मॉइस्चर मतलब पानी वगैरह के डालकर उसको फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं होता है। रफ सरफेसेस, हाँ, तो रफ सरफेसेस क्या करती हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देती हैं। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द रूट्स ऑफ द बनाना प्लांट, बनाना प्लांट की रूट्स कैसी होती हैं। तो वो होती हैं आपकी एडवेंटिशियस रूट होती हैं, आप स्थानिक मूल की इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, स्थानिक मूल की जड़ होती है किसकी, बनाना की, ठीक है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। एलॉय का इसमें कौन सा अच्छा एग्जाम्पल, देखिए आयरन तो अपने आप में एक प्योर मेटल है, गोल्ड भी एक प्योर मेटल है, कॉपर भी प्योर मेटल है। तो स्टेनलेस स्टील एक क्या होता है, एलॉय होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिश्र धातु। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं, कॉम्ब अट्रैक्ट टू स्मॉल पीस ऑफ पेपर ड्यू टू। जो अब बच्चे ऐसे नहीं खेलते थे अपने, या तो स्केल जो होता है उसको सिर में घिसते थे, और सिर में घिसने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस करके पेपर के टुकड़े जो हैं उसे हम लोग अट्रैक्ट करते थे, है ना। हम लोग सोचते थे कोई जादू हो रहा है, जैसे छोटेपन में ऐसा कर कर जब हम लोग देखते थे तो लगता था कि कोई जादू है, जैसे इसमें चिपक जाता है ये छोटे छोटे पीस पेपर के। तो ऐसा क्यों होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो इसका एग्जांपल और एक है कि जैसे आप अगर कोई सिल्क का क्लॉथ वगैरह लेंगे, या वूलन क्लॉथ, या कोई वूलन क्लॉथ लीजिए, ठीक है, या तो कोई आप वूलन क्लॉथ लीजिए, वूलन क्लॉथ लीजिए, या फिर कोई सिल्क क्लॉथ लीजिए। आप उस सिल्क क्लॉथ या वूलन क्लॉथ को रगड़िए, तो देखिए रात में, जैसे कभी आप लोग को पता भी होगा ये बात कि जब सर्दियों के टाइम में जब आपने स्वेटर्स वगैरह को उतारते हैं अंधेरे में, तो उसमें से एक चमकदार लाइट से नज़र आती है, और दूसरा एक आवाज़ आती है चटर चटर की, ठीक है, चटरिंग की आवाज़ आती है। और ऐसे आप लोगों ने काफ़ी वायरल भी हुआ था ये यूट्यूब पर, कि उसमें बच्चे लोग जो क्या करते थे, शॉल वगैरह उड़ा के एकदम से खींचते थे, और फिर फिंगर टू फिंगर टच करते थे, एक चट्ट सी आवाज़ आती है। जब फिंगर टू फिंगर टच करते तो चट्ट से एक आवाज़ आती थी। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एक एग्जाम्पल है। तो हो सकता है कि आपको इस बार दूसरा एग्जाम्पल भी दे दिया जाए और उससे पूछ लिया जाए किस तरीके का फोर्स है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19, विच एसिड यूज्ड टू रिमूव इंक स्टेन। तो कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है इंक स्टेन को हटाने के, मतलब स्याही के निशान को हटाने के लिए, स्याही के दाग को मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कौन कौन से अम्ल हमें दे रखे हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, एसिटिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड और यूरिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और यूरिक एसिड, ये चार एसिड हमें दे रखे हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो यूज़ किया जाता है आपका जो है एसिड कहाँ यूज़ किया जाता है, इंक को हटाने के लिए, इंक
को, इंक के दाग को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? अच्छा, उभय धर्मी ऑक्साइड कौन सी होती हैं? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होती हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाती हैं, एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट कर जाती हैं, मतलब अम्ल और क्षार दोनों से ही रिएक्ट कर जाती हैं, तो वो होती है आपकी SnO2। ठीक है, ये वाली है SnO2। बाकी मैंने आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे पूरी लिस्ट भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। ये SN, देखिए टिन जो होता है, टिन की ऑक्साइड SNO और SnO2, जिंक की हो गई ZnO, ठीक है, और एल्यूमिनियम की हो गई Al2O3, और बेरिलियम की हो गई BeO, आर्सेनिक की हो गई As2O3 और As2O5, गैलियम की हो गई Ga2O3, एंटीमनी की हो गई Sb2O3, और लेड की हो गई PbO और PbO2, और क्रोमियम की हो गई आपकी क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो है मैं हटा दे रहा हूँ एक बार इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया अगर आप लोगों ने, तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज़्यादा देखिए इसमें से जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपकी SN की पूछ ली जाती है, या फिर लेड की, या फिर एल्यूमिनियम की, ठीक है, और बेरिलियम की, और ये आपका जिंक की। तो ये आपको 5 जो हैं ये काफ़ी अच्छे से याद कर लेनी है, तो ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती हैं अक्सर, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका, द मेन फंक्शन ऑफ द कैम्बियम इन द प्लांट इज, तो आपसे पूछ रहा है कि पौधे में कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है? कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है प्लांट के अंदर, पौधे के अंदर? तो इसमें होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो इसका काम है ही नहीं, तो ये तो आपके फाइलम का काम है, फ्लोएम का। ठीक है, FL, फ्लोएम का FLOEM, फ्लोएम जो होता है। ठीक है, और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है जाइलम का, जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपायरेशन के लिए तो आपके स्टोमेटा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर स्टोमेटा का भी कोई यहाँ पे कोई आपसे नहीं पूछा गया था। तो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका बी वाला, जो कि इसमें लिखा है इट इज़ अ लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल लोकेटेड बिटवीन द जाइलम एंड फाइलम। जाइलम और फाइलम के बीच में एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि सेल डिवाइडिंग में हेल्प करती है। ठीक है, एक्टिवली सेल को डिवाइड कर रही होती है, उसी को कैम्बियम बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं हमने हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्या कह रहा है, द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ वाइट बॉक्साइट और फ्रॉम फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो रिफाइन, जब बॉक्साइट ओर को अयस्क जिसे हम बोलते हैं, बॉक्साइट अयस्क, सफ़ेद बॉक्साइट अयस्क जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धि नहीं है, जिसमें आयरन ऑक्साइड अशुद्धि नहीं है, उसकी शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी सरपैक प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? सरपैक प्रोसेस। तो जो आपको नई बात सीखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अपना नोट करते हुए चलिएगा। देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित क्या करती है? तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो होती है वो क्या निर्धारित करती है? तो वो बताती है आपका ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के अंदर ये जो है कितने सबशेल्स होंगे, ये बताती है ये। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर कितने सबशेल्स पाए जाएंगे, तो वो कौन बताता है? वो बताती है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आपको पता ही होगा कि विटामिन सी की कमी से होता है। बाकी मैंने जो है आपको जब बायो का वो करवा रखा है, क्या बोलते हैं, मैराथन करवाई हुई है मैंने, साइंस मैराथन, उसमें बायो का पार्ट जो है उसे देख लीजिए जाकर, तो उसमें आपको सारे डिफिशियंसी के बारे में मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। कॉटन फाइबर्स और ऑब्टेन फ्रॉम, कॉटन फाइबर कौन से वाले पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है? कपास के रेशे प्राप्त होते हैं किससे? इनर फ्रूट से होते हैं, या आउटर फ्लोरल वॉल से होते हैं, सीड कोट से, या फिर फ्रूट बॉल से होते हैं? तो हमें यहाँ पर यही बताना है आपको कि जो ये कॉटन हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं वो किससे करते हैं। तो वो आपका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सीड कोट। ठीक है, तो सीड कोट जो होता है वो आपका इसी से ही कॉटन ली जाती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सीडलेस फ्रूट आर नॉट फाउंड इन, और कह रहे हैं हिंदी में बीज रहित फलों का प्रयोग नहीं है, ये बीज रहित फलों का प्रयोग नहीं है। तो देखिए टोमेटो, कुछ ऐसे टोमेटो भी पाए जाते हैं जिसमें जो सीडलेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसी प्रजाति भी होती है इनकी जो सीडलेस होती है। बनाना भी सीडलेस होता है। ठीक है, बनाना भी कैसा होता है? सीडलेस होता है। और अंगूर जो होते हैं वो भी सीडलेस होते हैं।
तो उसको कोकोनट जो होता है इसकी कोई ऐसी वैरायटी नहीं होती जो सीडलेस होती है। तो हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इन विच प्लांट डू स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे एंड ओपन एट द नाइट। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो जिसमें जो है दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं और रात में स्टोमेटा खुल जाते हैं। तो ये वो ऐसा कौन सा प्लांट होगा। तो ऐसा आप देखिए, ऐसी कंडीशन आपकी कैक्टस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कैक्टस में। अब कैक्टस में ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि कैक्टस जो होता है खासकर ऐसी जगह पर होता है जिसमें एक तो इसमें नुकीले नुकीले वो निकले होते हैं कांटे, ठीक है। और एक कैक्टस जो होता है कहाँ पे पाया जाता है? अक्सर ऐसी जगह पे जहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जैसे रेगिस्तान वगैरह जैसी जगहों पर। तो इसमें स्टोमेटा इसलिए भी दिन में बंद रहता है जिससे कि ट्रांसपायरेशन कम हो, है ना, जिससे कि पानी का वाष्पीकरण उससे कम हो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए साइंस कंसीडर नेचर है। साइंस का नेचर कैसा है? साइंस का नेचर जो है वो जो है हमारा पॉसिबिलिटी, संभावना से नहीं देखती है वो, ना ही यहाँ पर एंट्रीम की बात हो रही ना अनसर्टेनिटी। तो वो रियलिटी को लाइफ से जोड़ के बात करती है, ठीक है। साइंस जो है रियलिटी से जोड़ती है हमें। तो साइंस का नेचर कैसा? रियलिटी से जोड़ती है हमको, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज डिटरमाइंड फर्स्ट वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है जब हम पाठ्य योजना निर्धारित करते होते हैं। जिन बच्चे, हम सभी बच्चों ने ही ज़्यादातर जितने भी हैं ये जो जितने भी टेट की तैयारी कर रहे हैं सभी ने जो है ये कर रखा होता है, बीएड वगैरह या कर रहे होते हैं, फाइनल ईयर में होते हैं। तो वो लोग भी अभी टेट दे रहे होंगे, तो वो लोग इस चीज़ का ध्यान इन लोगों को बताया जाता है। जो रेगुलर जाते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि जब लेसन प्लान बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या यूज़ लगा जो है इसमें डिटरमाइन करते हैं हम लोग या निर्धारित करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करते हैं। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टेस्ट सीरीज़ का। जो आज की जो टेस्ट सेट है तो उसका जो है प्रैक्टिस सेट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो HIV मेनली इफेक्ट्स। तो HIV क्या किसे इफेक्ट करता है? HIV किसे इफेक्ट करता है? तो वो टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। HIV जो है किसे इफेक्ट करता है? टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट करता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो बी वाला इसका ऑप्शन रहेगा। और जिन लोगों को भी ये अच्छा लगा हो, टेस्ट सीरीज़ ये जो अच्छी लगी हो मेरी कराई हुई, और क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ज़्यादातर लोगों को। अब हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है मैथ्स के जो है सेट की आने वाली, प्रैक्टिस सेट की। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे लोगों को पता चले, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।